हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस साल के पहले आईपीओ स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग के बारे में। क्या यह आईपीओ हमारे पैसे को डबल कर सकता है? चलिए देखते हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि मार्केट में इस आईपीओ की कितनी डिमांड चल रही है। फिर हम जानेंगे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। फिर हम कंपनी के बारे में जानेंगे, कंपनी क्या करती है, सेक्टर कैसा है। फोर्थ, हम कंपनी के फाइनेंशियल को समझेंगे, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या कंपनी लॉस मेकिंग है। फिर हम कंपनी की वैल्यूएशन को समझेंगे कि कंपनी अपने पीयर्स के मुकाबले महंगी है या सस्ती है। लास्ट में हम जानेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, और यदि अप्लाई करना चाहिए तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से करना चाहिए या लिस्टिंग गेन के हिसाब से। तो चलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम देखते हैं। आज की रेट के हिसाब से ग्रे मार्केट प्रीमियम 88 रुपीज़ चला हुआ है, जिससे ये आईपीओ 228 रुपये पर लिस्ट होने की संभावना है, जिससे हमें लगभग 63% प्रॉफिट होने की संभावना है, जो कि 9,416 रुपये होता है। ठीक है दोस्तों, ये एक सिर्फ अनुमान होता है। मार्केट में जो डिमांड चल रही होती है उस हिसाब से ग्रे मार्केट में हमें प्रीमियम, इन वेबसाइट्स पे हमें प्रीमियम शो होता है। ये कोई डेफिनेटली नहीं होता है कि हमें 63% या 9,000 रुपये हमें प्रॉफिट होगा ही होगा। ठीक है, तो ये सिर्फ एक अनुमान होता है। हमें कंपनी के बारे में, कंपनी के फाइनेंस के बारे में पता करने के बाद ही उस आईपीओ पे अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो डिसीज़न लेना चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। ये आईपीओ 6 जनवरी से 8 जनवरी तक ओपन रहेगा। ठीक है, इसकी फेस वैल्यू रखी गई है 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बेंट है 133 से 140 रुपये पर शेयर, और लोट साइज़ है 107 शेयर की। इसका टोटल इशू साइज़ है 410 करोड़ रुपए, जिसमें से फ्रेश इशू है 210 करोड़, और ऑफर फॉर सेल है 200 करोड़। ऑफर फॉर सेल मतलब जो इसके एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स हैं वो अपना कुछ शेयर बेचेंगे और इससे एग्ज़िट ले लेंगे। तो ये टाइमलाइन इसकी ये है कि 6 जनवरी को ओपन होगा, उसके बाद ये 8 जनवरी को क्लोज हो जाएगा, और अलॉटमेंट हमें 9 जनवरी को पता लग जाएगा। और यदि आपको आईपीओ अलॉट हो जाता है तो आपके डीमेट अकाउंट में 10 जनवरी को शेयर दिखने लग जाएंगे, और नहीं होता है तो 10 जनवरी को रिफ़ंड हो जाएगा। इसकी लिस्टिंग डेट है 13 जनवरी। अब हम कंपनी के बारे में जानते हैं। कंपनी सितंबर 2022 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब इस कंपनी को लगभग 12 साल हो गए हैं। ठीक है, ये कंपनी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट बनाती है फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल सेक्टर के लिए। और इंजीनियरिंग इक्विपमेंट क्या होते हैं? जैसे कोई भी इक्विपमेंट हुआ, जैसे फ्लास हो गया, ये एक तरीके का इक्विपमेंट ही है। लेकिन जो फार्मास्यूटिकल और केमिकल सेक्टर है उसके लिए कुछ मशीन्स होती हैं, वो ये मैन्युफैक्चर करती है। और ये सिर्फ जो इसका पूरा प्रोडक्शन है ना, वो इन हाउस है। ये डिज़ाइन भी करते हैं, इंजीनियरिंग भी करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, इंस्टॉलेशन भी करते हैं, और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी बनाते हैं, एसओपी भी बनाते हैं। इस कंपनी के जो कस्टमर्स हैं वो औरोबिंदो फार्मा, सीसीएल फूड एंड बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड, कैडिला फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, ये इस तरीके के कस्टमर्स हैं। ये कंपनी 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो कि हैदराबाद और तेलंगाना में सिचुएटेड है। अब जो पैसा इसको आईपीओ के थ्रू मिलेगा, उस आईपीओ से ये कंपनी क्या क्या करने वाली है। ठीक है, इन्होंने बताया है कि पहला ये अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे, जिससे कि ये मशीनरी और इक्विपमेंट खरीद सकें। दूसरा है ये अपना लोन रीपेमेंट करेंगे। इसमें लगभग 130 करोड़ ये लोन रीपेमेंट करेंगे। थर्ड है ये अपनी जो मेटल सब्सिडरी कंपनीज़ हैं उसमें कुछ पैसा डालेंगे, उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे। फोर्थ है ये इनऑर्गेनिक ग्रोथ में कुछ फंडिंग करेंगे। अब गाइस, इनऑर्गेनिक ग्रोथ क्या होती है? इनऑर्गेनिक ग्रोथ इज़ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बिजनेस बाय इंक्रीजिंग आउटपुट बाय एक्वायरिंग न्यू बिजनेसेस बाय वे ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन। जैसे एक कोई बड़ी कंपनी है, वो सेम फील्ड की दूसरी छोटी कंपनी को खरीद ले या इसको एक्वायर कर ले, तो इसको ही इनऑर्गेनिक ग्रोथ बोला जाता है। ऑर्गेनिक ग्रोथ तो जो होती है कि आप अपना बिजनेस है उसको नॉर्मल वे से बढ़ा रहे हैं, ठीक है, अपना जो भी प्रोडक्ट है उसको बेच रहे हैं, वो ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है। लेकिन इनऑर्गेनिक ग्रोथ में कि किसी और दूसरी कंपनी का मर्ज कर लेते हैं, जिससे कि उस कंपनी का कस्टमर बेस है वो भी इनको आ जाता है, तो एक इनऑर्गेनिक ग्रोथ बढ़ जाती है, उसको इनऑर्गेनिक ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, और फिफ्थ है जनरल कॉरपोरेट पर्पज़ के लिए वो अपना फंड यूज़ लेंगे।
अब हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में देखेंगे। देखिए, इसका एसेट है वो लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। इसका रेवेन्यू है 2022 में 241 करोड़ था, जो कि 2023 में 500 करोड़ हो गया, लगभग 100% से भी ज़्यादा ग्रोथ हुई है, ठीक है। फिर 2023 से 2025 में भी 50 करोड़ लगभग बढ़ा है, तो इसमें भी 10% से ज़्यादा की ग्रोथ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी हम देखेंगे तो 22 से 23 में 110% के लगभग इसमें ग्रोथ है। 23 से 24 में भी इसमें लगभग 13 से 14% ग्रोथ है। तो कंपनी की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, ठीक है। नेटवर्थ भी लगातार बढ़ रही है और इसका जो रिजर्व्स हैं वो भी लगातार बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसकी बोरोइंग जो है वो भी 176 करोड़ है, लेकिन इसमें से लगभग 130 करोड़ अभी जो आईपीओ का अमाउंट आएगा उससे ये रिपे कर देंगे, तो इनकी बोरोइंग काफ़ी कम हो जाएगी। तो हम ओवरऑल इसके फाइनेंशियल देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल बहुत अच्छे हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने 2024 के 2 क्वार्टर है ना, सितंबर तक, उसके भी डेटा दिया हुआ है। अब आप उस पर देखिए, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 2024 में 60 करोड़ था, अभी 36 हो गया। यदि हम नेक्स्ट 2 क्वार्टर का भी सेम प्रॉफिट माने तब भी इसका लगभग 72 करोड़ रहेगा, ठीक है। अब 72 करोड़ में भी इसमें लगभग आप कितना 20% के लगभग इसमें ग्रोथ हो गई है, ठीक है। आप देखिए 20% ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यूएशन को देखते हैं कि ये कंपनी महंगी है या सस्ती है इसके पीयर्स के मुकाबले। आप यहाँ देखिए, जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी 20% से काफ़ी अच्छा है। आरओसी है वो भी 25.49 है, वो भी काफ़ी अच्छा है। डेट पर इक्विटी भी ठीक ही है, वैसे भी डेट कम ही हो जाना है आईपीओ के बाद में। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी 20.74 है, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है वो भी 10.92 है, काफ़ी अच्छा है। आप देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 10% है, तो वो काफ़ी अच्छा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 5.7 है। अब हम यहाँ पे इसके पीयर्स जो हैं उनका पी का कंपैरिजन देखते हैं, ठीक है। अब स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग का पी है जो 40 दिया हुआ है, ठीक है। अब जैसे इस कंपनी का 30 है, इसका 56 है, इसका 81 है, ठीक है। अब आप इन्हीं से कंपैरिजन करें तो इसका पी के हिसाब से इसका वैल्यूएशन ठीक है, मतलब ज़्यादा महंगी भी नहीं है, ज़्यादा सस्ती भी नहीं है, ठीक है। तो हम इसको ओवरऑल एवरेज मान सकते हैं, ना ज़्यादा महंगी ना ज़्यादा सस्ती। अब हमें ये डिसाइड करना है कि हम इस आईपीओ में अप्लाई करें या इस आईपीओ को अवॉइड करें, ठीक है। और यदि हम इसमें अप्लाई करते हैं तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ, मेरी ओर से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही अप्लाई करने के लिए और ना ही अवॉइड करने के लिए। आपको अपना इन्वेस्टमेंट अपने हिसाब से करना है, आपका पैसा है, आपका रिस्क है। मैंने इस वीडियो में आपको सभी फैक्टर बता दिए हैं, आप अपना असेसमेंट करके डिसाइड कर सकते हैं कि अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, आप इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं, और अप्लाई कर रहे हैं तो किस कैटेगरी में कर रहे हैं और कितने लोड पे अप्लाई कर रहे हैं। तो सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करें, और आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।